हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी। मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज का ये जो लेक्चर उन बच्चों के लिए है जो क्लास 9 सैनिक स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं। इससे पहले हमने हमारे फर्स्ट चैप्टर में हमने फॉसिल फ्यूल और कोल इन पेट्रोलियम के बारे में पढ़ा है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा सेकेंड चैप्टर जो कि है कंबशन एंड फ्लेम। ओके, सो जैसा कि आपको पता है कि हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ठीक है। तो हमने फॉसिल फ्यूल, कोल इन पेट्रोलियम को हमने कवर कर लिया है। ओके, आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है कंबशन एंड फ्लेम के बारे में होने वाला है। तो आज हम कंप्लीटली पढ़ने वाले हैं कंबशन एंड फ्लेम के बारे में। सबसे पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन होगा, फिर इसके बाद में हम कंबशन को जानने के लिए कंबशन होता क्या है, देन उसके बाद फ्लेम के बारे में जानेंगे। लास्ट लेक्चर में कहें या फिर हमारे पिछले चैप्टर में कहें हमने फ्यूल के बारे में पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी हम उसे और अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, ठीक है। जो चीजें छूट गई हैं, ठीक है, एफिशिएंसी से रिलेटेड उन चीजों को भी हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है आपको पता है कंबशन। तो बात की जाए कंबशन होता क्या, ठीक है। देखिए, कंबशन को अगर मैं सिंपल से कहूँ कि कंबशन का मतलब होता है जलना, ठीक है। कोई भी चीज जलती है उसे हम क्या बोलते हैं कि कंबशन हो रहा है, ठीक है। लेकिन हम अगर साइंस के टर्म में बात करें तो कंबशन क्या है? कंबशन एक केमिकल प्रोसेस है जो कि क्या हो रहा है, कोई भी सब्सटेंस जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हमें हीट रिलीज करता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कंबशन कहते हैं, ठीक है। अगर डेफिनेशन के टर्म में बात करें तो ए केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबशन, ठीक है। मतलब वही है कि कोई भी सब्सटेंस अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और हीट रिलीज करेगा, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? कंबशन कहेंगे। जैसे माचिस जलती है और ठीक जलना को हम क्या हो रही है? कंबश हो रही है, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रही है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हमने क्या कह दिया? कंबशन कह दिया। कंबशन रिएक्शन की बात करें तो अगर एग्जांपल बात करें मीथेन, ठीक है। मीथेन जब एयर में होती है तो वो क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जब मीथेन क्या होती है, जब एयर में होती है तो एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, और जब एयर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, जब मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो क्या रिलीज कर देती है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट। तो इस प्रोसेस को भी हमने क्या कहा कि ये एक प्रोसेस है कंबशन। जिस प्रोसेस में हीट रिलीज होती है उसको हम प्रोसेस को क्या कह देते हैं? कंबशन। ओके, बात करें कुछ टर्म्स की जो कि इसी के अंदर आती है कि कंबशन एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, कंबशन आपने समझ लिया, अगर कोई भी चीज, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी थिंग अगर वो एयर के प्रेजेंट में, यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंट में बर्न हो रही है, उसे हम कंबशन कहते हैं। लेकिन कंबशन करवाने के लिए कुछ चीजें हमें रिक्वायरमेंट होती है, उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, कंबशन होने के लिए सबसे पहली बात, अगर हम फायर कंट्रोलिंग करना चाहते, देखिए आपको पता है कि कंबशन हम ऐसे ही नहीं कर सकते। अगर एग्जांपल की बात करें, हमारे घर में खाना बनाते टाइम पे कंबशन होता है, ठीक है, एलपीजी बर्न होती है, क्या वो अपनी मर्जी से ऐसे ही बर्न होने लगती है, ठीक है, कि क्या वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहती है, कंट्रोल के बाहर चली जाती है। जैसे कहीं पे आग लग जाती है, किसी फैक्ट्री में हो गया, फिर कहीं भी आग लग जाती है, तो वो क्या हमारे कंट्रोल में रहती है? नहीं रहती। लेकिन जो हमारे घरों में आग जलाते हैं हम खाना बनाते टाइम पे, वो हमारे कंट्रोल में रहती है, ठीक है। तो कंबशन जो है बहुत ही डेंजरस प्रोसेस हो सकती है, ठीक है। कंबशन बहुत ही डेंजर हो सकता है। इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे घरों में क्या होता है? देखिए, सबसे पहले कंबशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट इसकी बात करते हैं। कंबस्टिबल सब्सटेंस वो होते हैं जो कंबशन हो सकते हैं, यानी कि जो जल सकते हैं, उसे हम कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं, ठीक है। कंबस्टिबल सब्सटेंस, ठीक है। कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या क्या हो सकता है? जैसे वुड हो गया, पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, ये सब क्या है? कंबस्टिबल सब्सटेंस है। क्यों? क्योंकि ये बर्न हो सकते हैं, ठीक है, जल सकते हैं। ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ये बर्न हो सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम कंबस्टिबल सब्सटेंस कहेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले अगर हम कंट्रोलिंग फायर, यानी एक फायर को अगर हम कंट्रोल करना चाहिए तो हमें सबसे पहले एक कंबस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए। जैसे हमारे घरों में एलपीजी, ठीक है, वो भी एक फ्यूल है, आपको पता है एलपीजी एक फ्यूल है, लेकिन वो एक कंबस्टिबल सब्सटेंस भी है। तो अगर हम कंट्रोल फायर में करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें एलपीजी चाहिए, ठीक है। देन हमें एयर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। आप जैसा कि आपको इसमें पता चल गया है कि हाँ, कंबशन के लिए किसकी जरूरत है? एयर के लिए। तो कंबस्टिबल सब्सटेंस हमें चाहिए। देन हमें ऑक्सीजन का प्रेजेंट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन का प्रेजेंट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी तो कोई भी चीज कंबशन नहीं होगी। जैसे अगर आपने देखा होगा, या फिर आप चाहे तो प्रैक्टिकल में कर सकते हैं, आप एक दिया या फिर मोमबत्ती जलाइएगा और उसको फिर एक ग्लास से ढक दीजिएगा, ठीक है। आप देखेंगे कि मोमबत्ती बुझ जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की प्रेजेंट जो है खत्म हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन एब्सेंट हो जाएगा, तो वहां पे कंबशन जो होगा रुक जाएगा, ठीक है। तो कंबशन होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कंबस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए, देन उसके बाद ऑक्सीजन होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद क्या होना चाहिए?
उसके बाद होना चाहिए एक टेम्परेचर जिससे हम उसे इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर हमको घर में खाना बनाना है तो पहले हमें गैस चालू करनी होगी। गैस चालू करने के लिए हमें माचिस जलाना होगा, ठीक है, या फिर लाइटर से हमें उसे इग्निट करना होगा। लाइटर क्या करता है, चिंगारी प्रोड्यूस करता है, ठीक है, चिंगारी देता है, फिर क्या होता है, आग जलने लगती है। ठीक है, एलपीजी यानी घर में आग जलने लगती है हमारे गैस में। तो उस चिंगारी को, ठीक है, हम कह सकते हैं उस चिंगारी को हम क्या कह सकते हैं, उस चिंगारी को हम कह सकते हैं इग्निशन टेम्परेचर। ओके, उस चिंगारी को हम क्या कहेंगे, इग्निशन टेम्परेचर, यानी कि वो मिनिमम टेम्परेचर जो कि हमें आग जलाने के लिए या फिर कहूं की कंबशन के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है, उसे हम क्या कहते हैं, इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, आपको पता है एक आग लगाने के लिए सिर्फ एक चिंगारी काफी होती है, उस चिंगारी को ही इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। जैसे हमें खाना बनाने के लिए गैस चालू करना है, तो गैस चालू करने के लिए हमें स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए, चिंगारी चाहिए। ठीक है, तो उसका जो टेम्परेचर होगा उसको टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, इग्निशन टेम्परेचर। बहुत सारे एग्जांपल है। वैसे इग्निशन टेम्परेचर को अगर डेफिनेटली समझा जाए तो फॉर अ सब्सटेंस टू बर्न, किसी भी सब्सटेंस को बर्न करने के लिए जो मिनिमम टेम्परेचर होता है, ठीक है, तो सबसे कम टेम्परेचर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। जैसे व्हाइट फॉस्फोरस 35 डिग्री पे बर्न होने लगता है। ठीक है, 35 डिग्री पे वो फायर कैच कर लेता है। पेट्रोल 246 डिग्री पे फायर पकड़ लेता है। केरोसिन 220 डिग्री पे, डीजल 210 डिग्री सेल्सियस पे, वो 300 डिग्री सेल्सियस पे, कोल 454 सेल्सियस पे, और पीस ऑफ पेपर 233 डिग्री सेल्सियस पे। यानी कि इनके इग्निशन टेम्परेचर, अगर हमें लकड़ी जलाना है तो कम से कम हमें 300 डिग्री सेल्सियस को उसको मिनिमम टेम्परेचर उसे देना होगा, जिसके बाद वो क्या होगा, बर्न होना स्टार्ट होगा। तो इस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, इग्निशन टेम्परेचर। ओके, तो आई होप कि जो इग्निशन टेम्परेचर वो समझ में आ गया। अगर आपको ज्यादा नहीं भी समझ आया तो आप समझ सकते हैं कि एक आग लगाने के लिए जो चिंगारी काफी होती है, उस चिंगारी को ही हम इग्निशन टेम्परेचर कह रहे हैं। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा टर्म है वो है इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। ठीक है, इनफ्लेमेबल और सब्सटेंस और फ्लेमेबल सब्सटेंस में दो चीजें होती है। ठीक है, कंबस्टिबल सब्सटेंस के अंदर दो कैटेगरी होती है, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस और फ्लेमेबल सब्सटेंस। इनफ्लेमेबल सब्सटेंस क्या होते हैं, जो कि बहुत ही जल्दी फायर कैच कर लेते हैं। ठीक है, बहुत ही आसानी से कहें तो बहुत ही आसानी से जो आग पकड़ लेते हैं उन्हें हम इनफ्लेमेबल सब्सटेंस कहते हैं, और जो थोड़ा मुश्किल से पकड़ते हैं, ठीक है, उसे हम फ्लेमेबल सब्सटेंस कहते हैं। लेकिन हम यहाँ बात करने वाले हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंस के बारे में। इनफ्लेमेबल सब्सटेंस की बात करें तो क्या क्या इनफ्लेमेबल सब्सटेंस हो सकते हैं, जैसे पेट्रोल बहुत ही जल्दी कैच पकड़ा, मतलब फायर पकड़ लेता है, आग पकड़ लेता है। तो एग्जांपल की बात करें इनफ्लेमेबल सब्सटेंस क्या क्या होता है, पेट्रोल, ठीक है, बहुत ही आसानी से क्या होता है, बर्न हो लेता है और आग पकड़ लेता है। केरोसिन, ठीक है, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि बहुत ही आसानी से कैच पकड़ लेते हैं, मतलब फायर पकड़ लेती है। अल्कोहल हो गया, एलपीजी हो गई, बहुत सारे एग्जांपल है, गिनने चाहें तो बहुत सारे हो जाएंगे, इसलिए कुछ ही की बात करते हैं। पेट्रोल, केरोसिन आप याद रख सकते हैं, सिंपल सा। अभी हमने कंट्रोल फायर की बात की। कंट्रोल फायर के लिए हमें क्या क्या चीज जरूरत होती है, कंबस्टिबल सब्सटेंस की, जैसे एग्जांपल मैंने आपको एलपीजी बताया था। उसके बाद हमें एयर की प्रेजेंट होती है, और फिर हमें एक इग्निशन टेम्परेचर यानी कि एक इनिशिएट करने के लिए, यानी कि आग लगाने के लिए एक टेम्परेचर की जरूरत होती है, कहीं एक हीट की जरूरत होती है, उसको हमने कहा इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, लेकिन आपने देखा होगा कि जो पेट्रोल और केरोसिन होते हैं, यानी कि जो इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है, जब ये क्या होता है, जब इनमें आग लग जाती है, ठीक है, जब जैसे आपने देखा होगा पेट्रोल की वजह से अगर कहीं पे आग लगी है तो हम वहां पे क्या करते हैं, पानी नहीं डालते। ठीक है, पेट्रोल को बुझाने के लिए हम पानी नहीं डालते, क्यों, और केरोसिन में अगर आग लग जाए तो उसे बुझाने के लिए हम पानी नहीं डालते। आपने अगर आप पेट्रोल पंप पे गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहां पे क्या होता है, बाल्टियों में सैंड पड़ी होती है, या फिर आपने फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में देखा होगा। तो हम लोग यहाँ पे पानी की यूज क्यों नहीं करते फायर को बुझाने के लिए, ठीक है, तो उसका जो सिंपल सा, अगर आपसे कोई पूछे कि क्यों हम यूज नहीं करते, तो आपको पता है कि कंबशन के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है वो होती है ऑक्सीजन की। ठीक है, ऑक्सीजन रहेगा तब तक ही कंबशन होगा, लेकिन अगर जहां ऑक्सीजन ब्लॉक हो जाएगा वहां पे क्या होगा, कंबशन रुक जाएगा, यानी कि वहां पे जो फायर है वो खत्म हो जाएगी, आग जो है खत्म हो जाएगी। इसी केस में हम क्या करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, मेनली क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और जो वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, H2O। ठीक है, वाटर का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो H2O होता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो क्या होता है, हैवी होता है। ठीक है, हैवी कहूं यानी कि हैवी होता है, और वाटर जो होता है वो एज कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड हल्का होता है। और वाटर में क्या होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, लेकिन हम कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, भारी होता है, और वहां पे ऑक्सीजन का जो भी
जो भी प्रेजेंट होता है उसको खत्म कर देता है। जैसे मान लीजिए अगर कहीं पे आग लगी और आपने फायर एक्सटिंग्विशर से क्या किया, पूरे एरिया को ढक दिया, तो क्या होगा, एक वहां पे एक ऐसा एरिया बन जाएगा जिसमें ऑक्सीजन का जो होता है, ऑक्सीजन ब्लॉक हो जाती है, ठीक है। जहाँ फायर एक्सटिंग्विशर होता है वहाँ सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, ठीक है, अगर हम फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, वहाँ पे ऑक्सीजन की जो प्रेजेंट होती है वो उसको खत्म कर देता है, जिसके कारण से क्या होता है, पेट्रोल और जो केरोसिन है वो या फिर कोई भी इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है वो क्या होता है, बर्न होना बंद कर देता है, ठीक। बात करें टाइप्स ऑफ कंबशन की, तो कंबशन की 3 टाइप होते हैं, रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन और एक्सप्लोजन कंबशन। अब तीनों के बारे में एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रैपिड कंबशन के बारे में। तो रैपिड कंबशन होता क्या है, देखिए, जो एकदम से कंबशन हो जाए, ठीक है, रैपिडली हो जाए, ठीक है, कोई भी कंबशन का रैपिडली हो जाए यानी कि एकदम जल्दी से हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, रैपिड कंबशन कहेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हमने पेपर को आग लगाया, तो पेपर क्या होगा, बहुत ही तेजी से जल जाएगा। जैसे हमने माचिस जलाई तो माचिस बहुत तेजी से जल के खत्म हो जाती है, ठीक है। तो वो जो कंबशन होता है वो किसके अंडर में आता है, रैपिड कंबशन के अंदर। स्पॉन्टेनियस कंबशन क्या होता है, जिसमें हम एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड नहीं करते हैं, यानी कि मैं कहूँ सिंपल टर्म, जैसे आपने इग्निशन टेम्परेचर समझा, तो स्पॉन्टेनियस कंबशन में इग्निशन टेम्परेचर की जरूरत नहीं होती, ठीक है, ठीक है। विदाउट एन इग्निशन, ए टाइप ऑफ कंबशन दैट अकर्स विदाउट एन एक्सटर्नल इग्निशन सोर्स ड्यू टू द सेल्फ हीटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सर्टेन मटेरियल। जैसे माचिस को जलाने के लिए क्या करना होता है, हमें उसे जो डिब्बी पे रेड फास्फोरस लगा होता है उस पर हमें उसको रब करना होता है, ठीक है। जिसके बाद क्या होता है, मैच जो होती है वो फायर कैच करती है। लेकिन स्पॉन्टेनियस में क्या होता है, वो खुद ही अपने आप में हीट होकर और फायर पकड़ लेता है। तो उस टाइप के कंबशन को हम क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस कंबशन। जैसे बात करें, जो आपने देखा होगा गर्मियों में जंगलों में आग लग जाती है, ठीक है, तो क्या हम लोग आग वहां लगाने जाते हैं, नहीं लगाने जाते। तो वो किस तरीके का कंबशन, वो हो गया स्पॉन्टेनियस कंबशन। क्यों, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, उसमें टेम्परेचर बढ़ने से और इन्वायरमेंट की सेल्फ हीटिंग प्रॉपर्टी की वजह से, यानी कि खुद ही गर्म होने की प्रॉपर्टी से वजह से वो क्या हो रहा है, क्या फायर कैच कर लेगा और फॉरेस्ट जो होता है जलने लगता है, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस कंबशन क्या होता है, जिसमें सिंपल से याद रखना, उसमें हम एक्सटर्नल इग्निशन सोर्स नहीं होता, यानी कि हम उसे बाहर से नहीं जलाते, वो अपने आप ही जो होता है फायर को कैच कर लेता है, अपने आप ही आग पकड़ लेता है, उसे हम स्पॉन्टेनियस कंबशन कहते हैं। बात करें एक्सप्लोजन कंबशन की, तो एक्सप्लोजन कंबशन क्या होता है, अ वेरी रैपिड एंड वॉलेंट फॉर्म ऑफ कंबशन, ठीक है। एक्सप्लोजन आपने समझा होगा, जैसे बम फट जाता है कहीं पे, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सप्लोजन, ठीक है, एक्सप्लोड हो गया बम। तो वहां पे क्या होता है, एकदम से बहुत ही ज्यादा, ठीक है, बहुत ही तेजी से और बहुत ही ज्यादा क्या होता है, लार्ज अमाउंट में क्या होता है, गैस रिलीज होती है, और उसमें क्या होता है, बहुत ही ज्यादा लाइट, हीट और साउंड प्रोड्यूस होता है। एक्सप्लोजन कंबशन में क्या होगा, बहुत ही ज्यादा लाइट, हीट और साउंड प्रोड्यूस होगा, ठीक है, एक्सप्लोजन में। जैसे कहीं बम फट जाए तो बहुत तेज साउंड आएगा और बहुत तेजी से आग फैलेगी और बहुत ही जोर से आवाज भी आएगी, ठीक है, लाइट भी होगी। तो एक्सप्लोजन में क्या होता है, जैसे बम का फटना, सिंपल से आपको समझना, एक्सप्लोजन होता है, ओके। रैपिड कंबशन और स्पॉन्टेनियस कंबशन में लोगों को बहुत डाउट होता है। एक्सप्लोजन तो हाँ ठीक है, समझ में आ गया कि बहुत ही ज्यादा अमाउंट में अगर हीट और लाइट और साउंड रिलीज होता है तो उसे हम एक्सप्लोजन कंबशन कहेंगे। लेकिन रैपिड और स्पॉन्टेनियस में सिंपल सा डिफरेंस होता है, क्या कि स्पॉन्टेनियस में हमें इग्निशन टेम्परेचर जो होता है, इग्निशन जो होता है वो होता है एक्सटर्नल सोर्स से, ठीक है, एक्सटर्नल सोर्स से। लेकिन जो स्पॉन्टेनियस होता है इसमें जो इग्निशन होता है, यानी कि जलने की जो मिनिमम टेम्परेचर होता है वो इंटरनल होता है, यानी कि खुद ही गर्म होके बर्न होने लगता है। लेकिन अगर हमें रैपिड कंबशन की बात करें तो इसमें हमें एक्सटर्नल सोर्स से एक्सटर्नल इग्निशन टेम्परेचर यानी एक्सटर्नल हीट देनी होती है, जिसके बाद वो कंबशन होता है। तो रैपिड और स्पॉन्टेनियस में यही एक सिंपल सा डिफरेंस है कि हमें रैपिड कंबशन करने के लिए, रैपिड कंबशन करवाने के लिए हमें उसे फायर या फिर हम कहें हीट उसे प्रोवाइड करनी होगी, लेकिन स्पॉन्टेनियस अपने आप ही जलना चालू कर देगा। सो आई होप कि जो टाइप्स ऑफ कंबशन है वो आपको तीनों समझ में आ गए होंगे और कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ भी सकते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। अब हम बात करते हैं फ्लेम, ठीक है। अब फ्लेम होती क्या है? फ्लेम वो रीजन होता है जिसमें क्या होता है, कोई भी गैस या फिर कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या होता है, कोई भी बर्निंग जो गैस होती है उस रीजन को हम क्या कहते हैं, फ्लेम कहते हैं, ठीक है। फ्लेम जैसे हम आंच लो अपनी लैंग्वेज में कहते हैं, ठीक है। तो फ्लेम क्या होता है, वो एक एरिया होता है, वो रीजन होता है जिसमें क्या होती है, गैसेस बर्न होती है, ठीक है। तो
बात की जाए स्ट्रक्चर की कि फ्लेम के क्या कैसे स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे हम एग्जांपल बात करें कैंडल में, तो कैंडल में क्या होता है, 3 लेयर होती है। जब कैंडल में जब हम आग लगाते हैं फिर फायर करते हैं तो उसमें क्या होता है, 3 लेयर बनती है। एक आउटर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है, एक मिडिल लेयर होती है, मिडिल मोस्ट लेयर, और एक होती है इनर मोस्ट लेयर, ठीक है। 3 लेयर होती है। आउटर मोस्ट लेयर को हम नॉन ल्यूमिनियस जोन कहते हैं, ठीक है। और ये जो होती है सबसे हॉटेस्ट होती है, सबसे ज्यादा जो गर्म पार्ट होता है फ्लेम में वो क्या होता है, वो होता है हमारा नॉन ल्यूमिनियस जोन, जो कि होता है आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है। अब मिडिल की बात करें तो मिडिल वाले को हम कहते हैं ल्यूमिनियस जोन, जो कि हल्का, मतलब उससे कंपेयर करें तो उससे थोड़ा कम हीट हॉट होता है, ठीक है, थोड़ा कम गर्म होता है। और सबसे जो इनर पार्ट आता है डार्क जोन, ठीक है, जो कि सबसे कम गर्म होता है, ठीक है। तो तीनों में क्या होता है, अंदर की तरफ क्या होता है, टेम्परेचर घटता जाता है, ओके। देखिए अगर मोमबत्ती की बात करें तो ऐसे हमने क्यों कहा कि जो फ्लेम वो रीजन होता है जिसमें कोई भी गैस क्या होती है, बर्न होती है, ठीक है। कोई भी गैस अगर बर्न हो रही है तो उस रीजन को हम क्या कहते हैं, फ्लेम कहते हैं, ठीक है। देखिए कोई भी सब्सटेंस, जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे हम बात करते हैं वैक्स की, ठीक है, मोम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मोम में क्या होता है, यहाँ से जब हीट प्रोड्यूस होती है तो ये मोम क्या होती है, धीरे धीरे यहाँ से ये क्या होता है, वेपर की फॉर्म में हो जाती है, ठीक। जैसे हमने पानी उबालते हैं तो पानी क्या होता है, भाप बन के उड़ने लगता है, वैसे ही क्या होती है जो वैक्स होता है, जब हीट इसके ऊपर आती है तो वैक्स भी क्या होता है, वेपराइज होने लगता है, लेकिन एक तरीके से कहूँ तो भाप बनने लगता है। और जब भाप बन के ऊपर ही तरफ आता है तो जब फायर उस एरिया को पकड़ती है तो वहां पे क्या होता है, हमें फ्लेम देखने को मिलती है, ठीक है। तो उससे हम क्या कहते हैं, फ्लेम कहते हैं। तो क्यों उससे हम कह रहे हैं कि बर्निंग एरिया, बर्निंग रीजन ऑफ गैस, ठीक है, जहां पे गैसेस बर्न होती है उस रीजन को हम क्या कहते हैं, फ्लेम कहते हैं, ओके। फ्लेम कभी भी सब्सटेंस पे नहीं होती, ठीक है, ओनली गैसियस रीजन में होती है, ठीक है। जब तक गैस होगी वहीं फ्लेम होती है, ठीक है। जैसे आपने ज्यादा एरिया देखा होगा, जैसे हम कोल की बात करें तो कोल में हमें फ्लेम देखने को नहीं मिलती, और जब हमें फ्लेम देखने को मिलती है तब क्या हो रहा होता है, तब उसमें से गैसेस निकल रही होती है और वो होती है कंबश होने लगती है, तब उसमें फ्लेम देखने को मिलती है। लेकिन जनरली हमें कोल में फ्लेम देखने को नहीं मिलती। फ्लेम जहाँ देखने को मिलती है वहां पे क्या होता है, कोई भी गैस बर्न हो रही होती है। तो ये ध्यान रखिएगा कि फ्लेम कहाँ देखने को मिलेगी, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, तो हमेशा गैस में। जैसे हमारे घरों में पहले के टाइम पे लालटेन होती थी, लालटेन में क्या होता था, केरोसिन यूज होता था, और केरोसिन में एक हम क्या कह सकते हैं, थ्रेड डाल देते थे, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जब थ्रेड बर्न होता था तो वो हीट प्रोड्यूस करता था, और उस हीट की वजह से जो केरोसिन होता था वो वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होता था। जब वो वेपर या कहूँ भाप के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता था, फिर वो ऊपर की तरफ आता था, और उसमें जब फायर कैच करती थी तो फिर वो एरिया बर्न होता था, तो उसे हम फ्लेम कहते हैं, ठीक है। सिंपल सा 3 जोन होते हैं, या कहूँ 3 लेयर होती है, नॉन ल्यूमिनियस, ल्यूमिनियस और इनर मोस्ट यानी कि डार्क जोन, ठीक है। अगर हम इसके डिफरेंस की बात करें कि क्या क्या डिफरेंस होता है, देखिए सिंपल सा डिफरेंस आपको तो ये पता चलेगा कि इनके टेम्परेचर में डिफरेंस होता है। सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होती है, जो ब्लू जोन होता है, वो सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है, सबसे ज्यादा जो गर्म पार्ट होता है वो आउटर मोस्ट जोन होती है, ठीक है। आउटर मोस्ट जोन को ऑक्सीडाइजिंग पार्ट भी कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग जोन भी कहते हैं, और मिडिल वाले को रिड्यूसिंग जोन भी कहते हैं, ठीक है। दिस पार्ट ऑफ द फ्लेम हैज हाईएस्ट ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। देखिए फ्लेम के अंदर यहाँ पे जब ये यहाँ पे फ्लेम जल रही है तो यानी कि यहाँ पे कंबशन हो रहा है, ठीक है। अब जब कंबशन हो रहा है यहाँ पे क्या, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन ऑक्सीजन तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। तो जब एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और जब ये सबसे ज्यादा इंटरेक्ट किसके साथ हो रहा है, देखिए सबसे ज्यादा इंटरेक्ट किसके साथ हो रहा है, आउटर मोस्ट लेयर के साथ, ठीक है। आउटर मोस्ट जोन के साथ सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का क्या होता है, कांटेक्ट हो रहा है, ठीक है। आउटर मोस्ट लेयर के साथ सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का जो हो रहा है कांटेक्ट हो रहा है, इसलिए सबसे गर्म पार्ट होता है आउटर मोस्ट जोन, ओके। सबसे कंप्लीट कंबशन यहीं पे होता है, ठीक है। मिडिल जोन में क्या होता है, कम ऑक्सीजन होती है कंपेयर टू आउटर मोस्ट जोन, क्योंकि ऑक्सीजन क्या एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है और आगे की तरफ बढ़ रही है, ठीक है। तो इस हिसाब से जो आउटर सरफेस है यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट ज्यादा होती है, मिडिल वाले में थोड़ी कम ऑक्सीजन होती है, और इनर मोस्ट में बहुत ही कम ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, ठीक है। लीस्ट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन इनर जोन, और इसे हम कूलेस्ट जोन भी कह सकते हैं, बट ये कूल नहीं होता, ठीक है। कूलेस्ट जोन एज कम्पेयर टू इन तीनों में हम कह सकते हैं, बट ये कूल नहीं होता, ये भी गर्म होता है, लेकिन एज कम्पेयर टू इन दोनों से सबसे कम जो गर्म होता है उसे हम इनर जोन या डार्क जोन भी कहते हैं, ठीक है। देयर में भी अनबर्न फ्यूल, यहाँ पे अगर कोई फ्यूल है तो अनबर्न भी रह सकता है, ठीक है।
ओके, टाइपली ब्लू कलर में होता है, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बन पार्टिकल के प्रेजेंस से, ठीक है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द येलो कलर, मिडिल जोन होता है उसी की वजह से येलो कलर हमें देखने को मिलता है, और इनर जोन की वजह से हमें ब्लैक कलर देखने को मिलता है, और आउटर मोस्ट जोन की वजह से हमें ब्लू कलर देखने को मिलता है, ठीक है। आपने एलपीजी में देखा होगा तो जो बाहर की लेयर होती है ब्लू होती है, ठीक है, लेकिन जो हम लकड़ियों से खाना बनाते हैं उसमें हमें येलो देखने को मिलता है, लेकिन इसके इनर मोस्ट जोन में हमें ब्लैक देखने को मिलता है, ओके। तो ये तीनों जोन का जो है सिंपल से एक डिफरेंस है कि बस इसमें टेम्परेचर कम होते जाता है, ठीक है, टेम्परेचर कम होते जाता है, या फिर कहें तो सबसे ज्यादा गर्म आउटर मोस्ट, फिर उससे कम मिडिल जोन, उसके बाद इनर जोन, ठीक है, आपको ये बस याद रखना है। सो यहाँ पे जो हमारा फ्यूल था वो यहाँ पे खत्म हो गया, ओके, सॉरी, यहाँ पे जो हमारा फ्लेम था वो खत्म हो गया, और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है वो है फ्यूल, ठीक है। फ्यूल के बारे में कुछ चीजें रह गई थी जिसे हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो एनी सब्सटेंस विच इज इजिली अवेलेबल, ठीक है, जो कि आसानी से अवेलेबल हो और एयर में मॉडरेट रेट पे बर्न होने के बाद हमें एनर्जी प्रोवाइड करे, उसके बाद कोई भी अनडिजायरेबल रेसिड्यू यानी कि अवशेष ना छोड़े, कोई भी फालतू या फिर कहें कि अनवांटेड सब्सटेंस रिलीज नहीं करता, और बर्न होने के बाद धीरे धीरे बर्न होने के बाद हमें हीट के फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करता है, उसे हम क्या कहेंगे, फ्यूल कहेंगे, ठीक है। ये हम पहले भी समझ चुके हैं कि फ्यूल क्या होता है, जिसने नहीं देखा वो हमारा पहला लेक्चर भी देख सकता है जिसमें हमने फ्यूल के बारे में बात की है, तो और जिसने नहीं भी देखा वो यहाँ से भी कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी आप पिछला लेक्चर देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्यूल क्या है, फ्यूल कोई भी सब्सटेंस हो सकता है जो कि एयर की प्रेजेंस में बर्न होने पे हीट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज करता है, उसे हम क्या कहेंगे, फ्यूल कहेंगे, ठीक है। फ्यूल को क्लासिफाई किया गया दो कैटेगरी में, प्राइमरी और सेकेंडरी फ्यूल, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी फ्यूल, और प्राइमरी फ्यूल को कहा गया है नेचुरल फ्यूल और सेकेंडरी फ्यूल को कहा गया है आर्टिफिशियल फ्यूल, ठीक है। प्राइमरी फ्यूल के अंदर क्या क्या आता है, देखिए प्राइमरी फ्यूल के अंदर भी तीन कैटेगरी है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये उसके स्टेट ऑफ मैटर की वजह से डिफाइन की गई है, स्टेट ऑफ मैटर की वजह से यहाँ पे भी डिफाइन की गई है आर्टिफिशियल। नेचुरल फ्यूल कौन से फ्यूल होते हैं, जो हमें नेचर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जो नेचुरल फॉर्म में हमें फ्यूल मिलता है उसे हम नेचुरल फ्यूल कहते हैं, ठीक है, नेचुरल फॉर्म में जो हमें फ्यूल मिलता है उसे हम नेचुरल फ्यूल कहते हैं। जैसे हमने बात की थी पेट्रोलियम की, ठीक है, या हम पेट्रोलियम को हमने कहा क्रूड ऑयल, तो पेट्रोलियम से हमने क्या क्या बनाया, पेट्रोलियम से हमने बनाया डीजल, केरोसिन, पेट्रोल, वैक्स, और अलग अलग जो भी फ्यूल हमने बनाए वो क्या हो जाएंगे, आर्टिफिशियल फ्यूल हो जाएंगे। लेकिन जो पेट्रोलियम या फिर क्रूड ऑयल है वो क्या हो जाएगा, नेचुरल फ्यूल हो जाएगा, ठीक है। सॉलिड में बात करें वुड हमें मिलता है, वुड मिलता है, कोल। लिक्विड में बात करें तो पेट्रोलियम। गैसेस में नेचुरल गैसेस हमें देखने को मिलती है, ठीक है, नेचुरल गैस को हम अपने यूजेस की वजह से आर्टिफिशियल फ्यूल में कन्वर्ट करते हैं, जैसे सीएनजी, एलपीजी, एलएनजी, इस तरीके से हम फ्यूल में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो वो हो जाती है आर्टिफिशियल फ्यूल। प्राइमरी फ्यूल के जो डिराइव्ड होते हैं या फिर कहें प्राइमरी फ्यूल से जो फ्यूल बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल फ्यूल या सेकेंडरी फ्यूल। सॉलिड में बात करें चारकोल, ठीक है, कोल से बनता है, कोल क्या है, नेचुरल हमें मिलता है, तो ये हो गया प्राइमरी फ्यूल। और सेकेंडरी फ्यूल के अंदर हो जाएगा सॉलिड, सेकेंडरी फ्यूल के अंदर हो जाएगा चारकोल, ठीक है। लिक्विड में पेट्रोलियम से पेट्रोल मिलता है, पेट्रोलियम प्राइमरी, और जो लिक्विड पेट्रोल है वो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी या फिर आर्टिफिशियल फ्यूल। नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस क्या है, प्राइमरी फ्यूल है या फिर क्या है, नेचुरल फ्यूल है, और उससे हमें क्या मिलती है, कोल गैस देखने को मिलती है, तो कोल गैस क्या हो जाएगी, आर्टिफिशियल फ्यूल हो जाएगा, ठीक है। तो ये था क्लासिफिकेशन फ्यूल का, बहुत ही सिंपल सा क्लासिफिकेशन है, बस आपको याद रखना है, ओके। अब हम कहें तो अच्छा फ्यूल क्या होता है, ठीक है, बात करें अच्छे फ्यूल की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो सिंपल सी बात है कि अच्छा जो फ्यूल होता है वो सस्ता होना चाहिए, ठीक है। हमारे लिए कौन सा फ्यूल अच्छा है, देखिए जो भी फ्यूल सस्ता होगा और आसानी से हमें मिल जाएगा वो हमारे लिए अच्छा होगा। जैसे अभी तक हम बात करें, अभी हमें पेट्रोल और डीजल आसानी से मिल जाता है, ओके, तो ये हमारे लिए क्या होगा, अच्छा फ्यूल हो गया। लेकिन अगर हम और अच्छे तरीके से बात करें तो इस टाइम पे सीएनजी प्रेजेंट है, ठीक है, सीएनजी प्रेजेंट है जो कि उससे और सस्ता है, और अभी आसानी से तो नहीं मिल रहा लेकिन कुछ टाइम में आसानी से देखने को हमें मिल जाएगा, तो वो हमारे लिए पेट्रोल से अच्छा फ्यूल हो सकता है, ओके। इजी टू स्टोर होना चाहिए, ठीक है, आसानी से हम उसे कहीं भी स्टोर कर सकते हैं। बर्न एट स्लो रेट, यानी कि ऐसा नहीं है कि रैपिड कंबशन हो रहा है, ठीक है, रैपिड कंबशन हो रहा है और एकदम से सब कुछ बर्न हो जा रहा है, ओके। धीरे धीरे बर्न होना चाहिए स्लो रेट पे, ओके, जिसका इग्निशन टेम्परेचर लो हो, ठीक है। इग्निशन टेम्परेचर लो होना क्यों जरूरी है फ्यूल का, जैसे मान लीजिए आपने अगर एग्जांपल की बात करें, पेट्रोल का इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही हाई हो गया, तो पता चले हम वहां पे लकड़ी में आग लगा के और पेट्रोल को बर्न करना चालू कर रहे हैं, तो उस तरीके की चीजें क्या हो जाएगी, अच्छी नहीं है। तो लो इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए जिससे हम आसानी से उसको
बर्न कर सकते हैं। जैसे अगर हमने बात की, जैसे हम कारों में बात करें, कारों में जब पेट्रोल डालते हैं या फिर बाइकों में पेट्रोल डलती है, तो हम जैसे चाबी लगाते हैं और जैसे ही गाड़ी स्टार्ट होती है, बर्न जो होता है फ्यूल होता है जो बर्न होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन पता चले कि फ्यूल ही बर्न जल्दी नहीं हो रहा और आसानी से फायर नहीं कैच करेगा, ठीक है, जिसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया, तो हमारी गाड़ी उस टाइम पे चालू ही नहीं होगी। तो हमारे लिए अच्छा फ्यूल का जिसका इग्निशन टेम्परेचर क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। ओके, फ्यूल इफिशियंसी की बात करते हैं, ठीक है। हमारे लिए कौन सा फ्यूल इफिशियंट है, ठीक है। इफिशियंट का मतलब हमारे लिए अच्छा फ्यूल है। ओके, अब इफिशियंट का फ्यूल मतलब जो कम में हमें ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करे। इफिशियंसी किसे कहेंगे, जो कम फ्यूल यूज हो और हमें ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करे। मेजर ऑफ हाउ इफेक्टिवली फ्यूल इज कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क और एनर्जी। और इफिशियंसी के अंदर क्या कह सकता है, जो फ्यूल आसानी से किसी भी हमारे काम और हमारे एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट, जिस भी फॉर्म में हमें रिक्वायरमेंट हो वो आसानी से कन्वर्ट हो जाए। इसको फ्यूल इफिशियंसी में दो टर्म आती है, स्पेसिफिक एनर्जी और कैलोरिफिक वैल्यू, ठीक है। फ्यूल इफिशियंसी का मतलब क्या है, जो भी फ्यूल कम, मतलब अगर हमारे पास कम फ्यूल है और हमें ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, इफिशिएंट फ्यूल कहेंगे, ठीक है। जैसे हम बात करें स्पेसिफिक एनर्जी, अब फ्यूल में एक टर्म आता है स्पेसिफिक एनर्जी, जो कि क्या है, हम मेजर करते हैं कि फ्यूल इफिशिएंट है कि नहीं है, ठीक है। कि कैसे पता चलेगा फ्यूल इफिशिएंट है कि नहीं है। देखो, एनर्जी कंटेंट पर यूनिट मास ऑफ फ्यूल। स्पेसिफिक एनर्जी किसे कहते हैं, स्पेसिफिक एनर्जी हमें उस एनर्जी को कहते हैं जो कि जिसके अंदर, जैसे मान लो अगर 1 लीटर पेट्रोल है, ठीक है, एग्जांपल समझते हैं, 1 लीटर पेट्रोल है तो, या हम कहें 1 केजी फ्यूल है, क्योंकि मास हम हमेशा केजी में मेजर करते हैं इसलिए केजी में आता है। ओके, अगर 1 केजी पेट्रोल है, ठीक है, 1 केजी पेट्रोल है तो उसके अंदर कितना एनर्जी कंटेंट है, उससे हम क्या कहेंगे, स्पेसिफिक एनर्जी, ठीक है। यानी हम अगर बात करें हमारे पास 1 लीटर या कहें 1 केजी जो पेट्रोल है उसके अंदर कितना एनर्जी है, उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे, स्पेसिफिक एनर्जी, जिसको हम मेजर करते हैं किसमें, जूल पर केजी में, ठीक है। जूल पर केजी में हम इसे मेजर करते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है, जूल पर केजी, ये आपको याद रखना है। ओके, अब बात करते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो अगर 1 यूनिट मास या फिर कहें 1 केजी मास अगर बर्न होता है, या फिर और जो एनर्जी रिलीज करता है, सॉरी, जो हीट एनर्जी रिलीज करता है उसे हम क्या कहते हैं, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक वैल्यू और कैलोरीफिक वैल्यू में क्या डिफरेंस है, देखिए, स्पेसिफिक वैल्यू, हम स्पेसिफिक एनर्जी हम उसे कह रहे हैं जिसके अंदर वो एनर्जी पहले से वहां पे प्रेजेंट है, ठीक है। यानी कि उसके अंदर वो एनर्जी, हमें पता है कि इसके अंदर इतनी एनर्जी प्रेजेंट है, तो ये इसकी स्पेसिफिक एनर्जी है। लेकिन कैलोरीफिक वैल्यू क्या होगी कि हमें पता है कि ये बर्न होने के बाद जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा उसे हम कैलोरीफिक वैल्यू कहेंगे, ठीक है। तो स्पेसिफिक एनर्जी बर्न होने से पहले की एनर्जी होती है, और कैलोरीफिक वैल्यू किसकी होती है, बर्न होने के बाद जो हमें हीट मिलती है उसको मेजर करने के लिए कैलोरीफिक वैल्यू हम यूज करते हैं। ओके, सो कैलोरीफिक वैल्यू में से हमारे, अगर हमने आपने सिलेबस पूरा पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि हमारा 16 चैप्टर है जिसमें हमें फाइंड करना है कि कैलोरीफिक वैल्यू कैसे हम फाइंड करते हैं। तो वो हम क्या बोलते हैं, 16 चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तब भी हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको उसका बेसिक बता देता हूँ कि क्या क्या उसमें बेसिक है। देखो, कैलोरीफिक वैल्यू फाइंड करने के लिए सिंपल से एक फॉर्मूला होता है, कैलोरीफिक वैल्यू इक्वल टू होता है अमाउंट ऑफ हीट रिलीज कह सकते हैं, ठीक है, या लिबरेटेड कह सकते हैं, और टोटल मास और वॉल्यूम ऑफ फ्यूल, ठीक है, टोटल मास या वॉल्यूम ऑफ फ्यूल। आपको अगर कैलोरीफिक वैल्यू फाइंड आउट करना है तो क्या करना है, सिंपल से आपको कितना जो हीट है, कितनी हीट रिलीज हुई और आपने कितना फ्यूल बर्न किया, ठीक है। ओके, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कहेंगे। अगर आप चाहें तो मैं एग्जांपल एक समझा सकता हूं आपको। जैसे एक एक्सपेरिमेंट में हमें पता चला कि 4.5 केजी फ्यूल बर्न करने पे हमें एनर्जी कितनी मिल रही है, हमें एनर्जी मिली है, एनर्जी यानी कि हीट हमें कितनी मिली है, हीट हमें मिली 1,80,000 किलो जूल, ठीक है, 1,80,000 किलो जूल। तो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या होगी, तो कैलोरीफिक वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड अपॉन टोटल मास और वॉल्यूम, मास और वॉल्यूम दोनों रख सकते हैं, ठीक है।
तो कितना अमाउंट हीट, कितने अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज हुई है, 1,80,000 किलो जूल। ठीक है, 1,80,000 किलो जूल डिवाइडेड बाय कितना मास था फ्यूल का मास था 4.5 kg। जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास 40,000 किलो जूल पर kg। आप डिवाइड करके देख सकते हैं कि क्या आंसर आएगा, सिंपल सा। ठीक है, तो जो भी ये सब्सटेंस हुआ होगा या फिर ये जो भी सब्सटेंस रहा होगा या फिर जो भी फ्यूल रहा होगा उसकी जो कैलोरिफिक वैल्यू आती है वो क्या आ गई, 40,000 किलो जूल पर kg। यानी कि अगर हम 1 kg फ्यूल को बर्न करते हैं तो हमें 40,000 किलो जूल हमें एनर्जी या कहीं हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो ये सिंपल सा तरीका है कैलोरिफिक वैल्यू फाइंड आउट करने का। ओके, बाकी हम जो भी हमारा ये चैप्टर आएगा कि हाउ टू फाइंड कैलोरिफिक वैल्यू, जब 16 चैप्टर हम पढ़ेंगे तब हम बहुत सारे एग्जांपल करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं आइडियल फ्यूल के बारे में बात करते हैं। देखिए, आइडियल फ्यूल और गुड फ्यूल में थोड़ा सा डिफरेंस हो। गुड फ्यूल क्या, जो हमारे लिए अच्छा हो उसे हम क्या कहेंगे, गुड फ्यूल कहेंगे। लेकिन उस फ्यूल की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए उसको हम कहेंगे आइडियल फ्यूल। ठीक है, जैसे अगर हमारे लिए अच्छा फ्यूल किसे कहेंगे, देखिए अच्छा फ्यूल उसे कहेंगे जिसके अंदर एनर्जी का जो कंटेंट हो बहुत ज्यादा हो। ऐसा नहीं है कि हमने बहुत ज्यादा फ्यूल बर्न कर दिया और हमें थोड़ी सी एनर्जी मिली, लेकिन उसमें हम आइडियल फ्यूल नहीं कहेंगे। ठीक है, ऐसा फ्यूल जिसके अंदर जिसमें हमने थोड़ा सा ही फ्यूल बर्न किया और हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देखने को मिली, उसे हम आइडियल फ्यूल के अंदर रखते हैं। ठीक है, आसानी से अवेलेबल होना चाहिए और बर्न क्लीनली होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि हार्मफुल इफेक्ट दे रहा हो, ठीक है, हार्मफुल सब्सटेंस रिलीज कर रहा हो। ठीक है, तो उसे हम आइडियल फ्यूल नहीं कहेंगे। स्टेबल होना चाहिए, आसानी से स्टोर कर सकते, इफिशिएंट कंबशन होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इफिशिएंट का मतलब इफिशिएंट कंबशन का मीन्स ऐसा है कि पता चला कि कुछ पार्ट उसका जल रहा है और बाकी बर्बाद हो जा रहा है, तो उसे हम इफिशिएंट नहीं कहेंगे। ठीक है, जैसे आपने अगर पानी, आपने कहीं न्यूज में भी सुना होगा कि पेट्रोल में पानी मिल जा रहा है। ठीक है, पेट्रोल में पानी देखने को मिल रहा है या फिर जिसकी डेंसिटी कम है, तो उस फ्यूल को हम इफिशिएंट नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो उस पेट्रोल के अंदर जो भी उसकी एनर्जी कंटेंट है वो कम हो जा रहा है, जिसकी वजह से वो इफिशिएंट नहीं हो पा रहा, तो वो आइडियल फ्यूल नहीं होगा। आइडियल फ्यूल कौन सा होगा, जो कि इफिशिएंट कंबशन करे। ठीक है, यानी कि कम जले और ज्यादा एनर्जी हमें प्रोवाइड करे, उसे हम आइडियल कहेंगे। ठीक है, अब इतनी सारी बात है कि फ्यूल के बारे में कि फ्यूल के अंदर कंबशन क्या होता है, फ्लेम क्या होता है। पिछले लेक्चर में नेचुरल फ्यूल, नेचुरल गैसेस, पेट्रोलियम, कोल, फॉसिल फ्यूल के अंदर बहुत सारी चीजें बात की, बट इसके अलावा भी इसके जो हार्मफुल इफेक्ट है उसके बारे में भी बात करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बारे में बात करना बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि ये हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ही हार्मफुल तरीके से इफेक्ट करती है। ठीक है, क्या इफेक्ट करती है, सिंपल से आपको पता है कि कहीं भी कंबशन हो रहा है तो वहां पे कार्बन और ऑक्सीजन का प्रेजेंट होता है। ठीक है, कार्बन तो चलो ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन चलो ठीक है, ऑक्सीजन हमारे रिक्वायरमेंट है, लेकिन कार्बन पार्टिकल्स जो रिलीज होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, वो क्या होता है, बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिलता है उसका। तो हार्मफुल इफेक्ट फ्यूल के जलने की वजह से हार्मफुल इफेक्ट क्या क्या होता है, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स रिलीज होते हैं। ठीक है, कार्बन फ्यूल की वजह से अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस रिलीज हो जाती है इन्वायरमेंट में, और उसकी वजह से क्या देखने को मिलता है, हमें ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलती है। ठीक है, इनकम्प्लीट कंबशन जहां पे होता है वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस है। ठीक है, और जब कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब गैसेस रिलीज होती है, सल्फ्यूरिक गैसेस जब रिलीज हो जाती है एनवायरनमेंट में, तो क्या होता है, एसिड होता है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस होती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो गैसेस होती हैं वो क्या करती हैं, हमारे क्लाउड से जाके रिएक्ट कर जाती है और क्लाउड में मिक्स हो जाती हैं, और सल्फ्यूरिक गैसेस भी जाके मिक्स हो जाती है। उससे क्या होता है, जब बारिश होती है तो बारिश का जो पीएच वैल्यू होता है, या कहें जो उसका एसिड कैरेक्टर बताता है कि वो कितना एसिडिक है, वो होता है बढ़ जाता है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो पानी होता है वो बहुत ज्यादा एसिड हो सकता है, तो उसके कारण हमें स्किन डिसीज देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जब बहुत सारी हार्मफुल गैसेस एनवायरनमेंट में रिलीज होगी तो उससे एयर पॉल्यूशन होता है, और एयर पॉल्यूशन की वजह से हमें ब्रीथिंग प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये है उसके हार्मफुल इफेक्ट जो कि फ्यूल के बर्न होने से होते हैं। ठीक है, इसलिए आजकल हम लोग जो भी पेट्रोलियम को डीजल इन सबसे मूव होकर हम नेचुरल गैसेस यानी कि सीएनजी की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। ठीक है, सीएनजी यूज करना ज्यादा एफिशिएंट है, क्यों, ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, ज्यादा जो उसका जो हार्मफुल इफेक्ट है वो एज कम्पेयर टू पेट्रोल और कहूँ तो डीजल से भी बहुत कम होता है, इसलिए हम सीएनजी की तरफ मूव कर रहे हैं। सो ये आज हमने पढ़ लिया पूरा कंबशन, फ्लेम और फ्यूल के बारे में। ठीक है, जो भी चीजें थी आज का ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो चुका है।
अब हम बात करेंगे, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन जो हमारा नंबर फर्स्ट है वो है द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इट। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन ये हमने आज ही पढ़ा है। तो इसमें पूछ रहा है कि लोवेस्ट टेम्परेचर इस पे कोई भी सब्सटेंस फायर कैच कर लेता है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम क्या बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे? नहीं। क्या मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे? नहीं। क्या क्रिटिकल टेम्परेचर कहेंगे? नहीं। उसे हम कहेंगे इग्निशन टेम्परेचर। तो आंसर नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर इग्निशन टेम्परेचर ऑफ वाटर, सॉरी इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर। अब यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन आया है कि अगर कहीं पे पानी प्रेजेंट है, ठीक है, तो वहां पे इग्निशन टेम्परेचर पेपर का क्या होगा? क्या वो घट जाएगा? क्या वो बढ़ जाएगा? क्या वो जैसा था वैसा ही होगा, या फिर इसमें से कुछ भी नहीं होगा? तो ये तो थोड़ा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए आपकी कोई पेपर है, ठीक है, आपने पेपर को क्या किया, पानी में भिगा दिया, तो क्या वो आसानी से फायर पकड़ेगा? आसानी से पकड़ेगा? नहीं पकड़ेगा। तो उसका जो इग्निशन टेम्परेचर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आंसर नंबर जो हमारा बी है वो हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि आप पानी में अपने पेपर को भिगो दिया और आप आग लगा रहे हैं तो बहुत तेजी से जल के ग्राहक हो जा रहा है, ऐसा तो होगा नहीं। उसका जो इग्निशन टेम्परेचर हो जाएगा वो बढ़ जाएगा। तो आंसर नंबर बी हमारा करेक्ट है। एक्सप्लोजन क्या है? ठीक है, एक्सप्लोजन कंबशन क्या है? तो आपको एक्सप्लोजन कंबशन मैंने समझाया था कि बहुत ही लार्ज अमाउंट में हीट, साउंड, लाइट अगर रिलीज होती है तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्सप्लोजन कहेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हीट, लाइट, साउंड, ऑल ऑफ दिस। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। आंसर नंबर डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द हॉटेस्ट पार्ट इन द फ्लेम ऑफ द कैंडल। तो कैंडल की फ्लेम के बारे में हमने बात की थी। तीन पार्ट होते हैं, नॉन लुमिनियस, लुमिनियस और इनर मोस्ट। ठीक है, या फिर कहें तो ब्लैक पार्ट। तो इसमें हमें पूछा गया है कि हॉटेस्ट पार्ट कौन सा होता है? ब्लू जोन होता है, येलो जोन, ब्लैक या बैक्स का पार्ट सबसे गर्म होता है। सो सबसे गर्म आउटर मोस्ट पार्ट होता है। आउटर मोस्ट पार्ट का जो कलर होता है वो होता है ब्लू जोन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ब्लू इज द हॉटेस्ट पार्ट इन द फ्लेम ऑफ कैंडल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकम्प्लीट कंबशन क्या हमें देता है? ठीक है, इनकम्प्लीट कंबशन से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है, कार्बन रिलीज होता है, फिर इसमें कुछ नहीं होता। तो इनकम्प्लीट कंबशन से क्या होता है? इनकम्प्लीट कंबशन से कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है, जो कि हार्मफुल गैस है ह्यूमंस के लिए या फिर कहें सभी एनिमल्स के लिए। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6, द हेड ऑफ द सेफ्टी मैच कंटेन। ठीक है, अब जो सेफ्टी मैचेस होती है, ठीक है, सेफ्टी मैचेस का है, माचिस की तीली का है, तो उसके जो हेड पे क्या प्रेजेंट होता है? वैसे ये वाला क्वेश्चन हमने आज इसके लेक्चर में नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी आपको समझना होगा कि आप यहाँ पे क्या आंसर दे सकते हैं। यहाँ पे आपको कॉमन सेंस लगाने की जरूरत है। ठीक है, जो माचिस की देखो, एक माचिस के डिब्बे पर रेड कलर का पाउडर लगाता है उसे हम रेड फॉस्फोरस कहते हैं। ओके, रेड फॉस्फोरस। ओके, लेकिन जो माचिस होती है और उसके जो हेड पे जो चीजें लगी होती है वो क्या होती है? एंटीनोमी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड, ये दोनों ही चीजें वहां पे प्रेजेंट होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस भी एक तरीके से कहूँ, लेकिन फिर भी आपको अपने हिसाब से आंसर देना है। तो एंटीनोमी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड उसके हेड पे लगा होता है। नहीं है तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं। ठीक है, जिसका ये आंसर नहीं आया कोई बात नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन हाँ आप यहाँ पे अपने ट्रिक से आंसर दे सकते हैं। ओके, तो एंटीनोमी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड इसके हेड पे प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंबशन ऑफ मोस्ट फ्यूल रिलीज। ठीक है, कंबशन के बाद सबसे फ्यूल क्या रिलीज करता है? ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फाइड, डाइसल्फाइड ऑक्साइड। ठीक है, डाइसल्फाइड है ये है सल्फर डाइऑक्साइड, ये है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ये है ऑक्सीजन। ठीक है, तो कंबशन क्या रिलीज करता है? तो हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कंबशन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गोल्ड स्मिथ यूजेस विच पार्ट ऑफ द फ्लेम फॉर मेल्टिंग गोल्ड। ठीक है, जो गोल्ड स्मिथ है वो यानी कि जो सुनार है वो किस पार्ट को यूज करता है फ्लेम की सोने को पिघलाने के लिए? आउटर मोस्ट पार्ट, मिडिल पार्ट और इनर मोस्ट पार्ट। सो गोल्ड का जो इग्निशन टेम्परेचर कहूँ या फिर कहूँ कि मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ही ज्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से हमें बहुत ही ज्यादा हीट की जरूरत होती है। तो सबसे ज्यादा हॉटेस्ट पार्ट कौन सा होता है? आउटर मोस्ट पार्ट। सो गोल्ड स्मिथ क्या यूज करता है? आउटर मोस्ट पार्ट यूज करता है गोल्ड को मेल्ट करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा
करेक्ट हो जाएगा। अनबर्न कार्बन पार्टिकल कॉजेज, ठीक है, कार्बन पार्टिकल से क्या होता है, ठीक है, स्टोमच इन्फेक्शन हो जाता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है, ब्रेन इन्फेक्शन होता है या फिर थ्रोट प्रॉब्लम होती है, ठीक है, ठीक है। तो अनबर्न कार्बन पार्टिकल की वजह से क्या होता है, तो अनबर्न कार्बन पार्टिकल से हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, तो सांस लेने वाली दिक्कत को क्या कहेंगे आप, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, ठीक है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में हमें दिक्कत होती है। ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनर मोस्ट जोन क्या होता है, हॉटेस्ट पार्ट होता है क्या, मॉडरेट पार्ट होता है क्या, कि लीस्ट हॉट पार्ट होता है, कोल्ड पार्ट होता है। तो इनर मोस्ट जोन जो होता है वो लीस्ट हॉट पार्ट होता है, ठीक है, सबसे कम गर्म पार्ट होता है इनर मोस्ट जोन। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन जो कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी बुक में से, और अगर आपको इस टॉपिक से कोई भी रिलेटेड डाउट है या फिर कोई प्रॉब्लम है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, या फिर आप इस लेक्चर की पीडीएफ ही चाहते हैं, तो आप हमें बता सकते हैं, इस फोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जिन लोगों ने हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर रखा है वो हमें मैसेज करके पीडीएफ मांग सकते हैं, ओके। और अगर कोई डाउट हो तो आप फोन भी कर सकते हैं, जिनके पास पहले से उन्होंने ज्वाइन कर रखा है, और जिन्होंने नहीं किया वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। और अगर किसी को डाउट है, तो अगर कोई क्वेरी भी है कि हमें कैसे ज्वाइन करना है, फिर हम कुछ बात करना चाहते हैं इसके रिलेटेड, तो आप 8770 ये जो नंबर दिया गया है इस पर हमें डायरेक्टली कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। सो आई होप कि जो आज का जो हमारा लेक्चर था कंबशन फ्लेम और फ्यूल के बारे में आपको कंप्लीटली समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।